हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर। पिछले 2 वीडियो में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा था। इस वीडियो में हम डीएनए पैकेजिंग को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंसान की सेल में उसके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यह 46 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम वाले 2 सेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। 23 क्रोमोसोम वाला एक सेट हमें माता से मिलता है और 23 क्रोमोसोम वाला दूसरा सेट हमें पिता से मिलता है। तो इस तरीके से प्रत्येक सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और इंसानों की एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हुए। अब 46 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर 6.6 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9। तो इस तरीके से जो टोटल डीएनए होता है 46 क्रोमोसोम में, उसमें 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। और क्योंकि आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, तो आपको 2 बेस पेयर की दूरी पता है। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर को इस दूरी से इंटू कर देंगे, तो जो टोटल डीएनए होता है 46 क्रोमोसोम में, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो टोटल डीएनए होता है किसी एक सेल के 46 क्रोमोसोम में, उसकी लंबाई आती है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर कह दें या 6 फीट कह दें। तो इतना लंबा डीएनए होता है एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब जरा आप यहाँ देखें, इंसानों की सेल के न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। तो न्यूक्लियस का डायमीटर कितना हुआ? 6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो न्यूक्लियस की साइज तो इतनी छोटी है और डीएनए इतना लंबा है। तो इतना लंबा डीएनए इस छोटे से डीएनए के अंदर कैसे समाहित है? तो यह पॉसिबल हो पाया डीएनए पैकेजिंग के द्वारा। तो आइए हम डीएनए पैकेजिंग को अब समझते हैं। देखिए, सेल के न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। एक होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है H2A हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है H2B, एक होता है H3 और एक होता है H4। तो इस तरीके से H1, H2A, H2B, H3 और H4, इस तरीके से 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ओक्टामर किसे कहते हैं। ओक्टामर मतलब जब 8 हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं ओक्टामर। 8 हिस्टोन प्रोटीन जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उनके एसोसिएशन को हम कहते हैं ओक्टामर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये H2A हिस्टोन प्रोटीन, ये H2B हिस्टोन प्रोटीन, ये H3, ये H4। यहाँ पर वापस से मैंने इस डायग्राम में देखो, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये टोटल कितने हिस्टोन प्रोटीन हो गए? 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें से H2A भी 2 है, H2B भी 2 है, H3 भी 2 है और H4 भी 2 है। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर ये क्या बन गया? एक ओक्टामर बन गया। आप जरा यहाँ इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि H1 हिस्टोन प्रोटीन ओक्टामर का हिस्सा नहीं होते। एक ओक्टामर में 4 प्रकार के ही हिस्टोन प्रोटीन हो सकते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, और चारों ही 2-2 होते हैं। तो इस तरीके से ये एक ओक्टामर बन गया। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये टोटल 8 गेंदें आपको दिख रही है नीले कलर की। तो ये 8 गेंदें क्या है? 8 हिस्टोन प्रोटीन। अब हुआ क्या, ये जो डीएनए है, इस डीएनए ने इस एक ओक्टामर को लपेटना चालू करा, ठीक है। और कितने टर्न ये डीएनए इस ओक्टामर का लेता है? तो याद रखिएगा 1.75 टर्न।
तो डीएनए प्रत्येक ओक्टामर पर इस तरीके से लपेटा हुआ होता है। और कितने टर्न लपेटता है अपने आप को डीएनए इस ओक्टामर के? 1.75 टर्न। तो ये डीएनए आया, इस तरीके से एक ओक्टामर को लपटा और आगे बढ़ गया, और फिर किसी दूसरे ओक्टामर को लपटेगा 1.75 टर्न और इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, यह डीएनए और यह ओक्टामर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना एक ओक्टामर है और यहाँ पर डीएनए ने इसको लपेट रखा है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, यह कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियोसोम कहलाएगी। मैं वापस से कह रहा हूँ, H1 हिस्टोन प्रोटीन ना तो ओक्टामर का हिस्सा होता है, ना ही H1 हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का हिस्सा होता है। कोई आपसे पूछ ले न्यूक्लियोसोम किन चीज़ से मिलकर बना है, तो आप बता दोगे न्यूक्लियोसोम ओक्टामर और उसके आसपास लपेटे हुए डीएनए से मिलकर बनता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन ना तो ओक्टामर का हिस्सा है, ना इस न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यह आपका क्या हो गया? एक न्यूक्लियोसोम हो गया। तो इस तरीके से आपने न्यूक्लियोसोम की स्टडी करी। यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक न्यूक्लियोसोम हो गया, यह दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है, इसको आप कहते हैं लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए क्या हुआ? वह डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, उस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। अब आप इस डीएनए को देखो, जो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर पाया जाता है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, ये देखिए, यह रहा एक न्यूक्लियोसोम, और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर ये जो डीएनए पाया जाता है, इस डीएनए में 146 बेस पेयर्स होते हैं। और उसी तरीके से ये जो लिंकर डीएनए होता है, प्रत्येक लिंकर डीएनए में 20 से 60 बेस पेयर हो सकते हैं। अब यदि हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, तो हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं। देखिए, लाइसिन और आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड होते हैं, और जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सब अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन में यह दो अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप आंसर दे देना लाइसिन और आर्जिनिन। अब इन दोनों अमाइनो एसिड के कारण हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, उस फॉस्फेट ग्रुप के कारण डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ओक्टामर पर ये नेगेटिव चार्ज डीएनए अपने आप को लपेट लेता है और क्या बना देता है? न्यूक्लियोसोम। अब बात करें, हम कह रहे हैं कि H1 प्रोटीन ओक्टामर का हिस्सा नहीं है, H1 प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, तो ये H1 प्रोटीन यहाँ पर कर क्या रहा है? तो देखिए, जब डीएनए अपने आप को इस ओक्टामर से लपेट लेता है, तो यह स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? H1। तो H1 प्रोटीन इस न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को स्टेबल बना के रखता है। ये स्ट्रक्चर बिगड़ ना जाए, यह स्ट्रक्चर बिखर ना जाए, उससे रोक कर रखता है H1 प्रोटीन। साथ में एक एंजाइम होता है न्यूक्लियस एंजाइम। ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? डीएनए को जगह जगह से तोड़ देता है, जगह जगह से डीएनए को काट देता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए की सुरक्षा कौन करता है? H1 प्रोटीन। ये H1 प्रोटीन जो है इस डीएनए से अटैच होता है। अब ये देखिए, यह एक न्यूक्लियोसोम हो गया, यह एक न्यूक्लियोसोम हो गया। दो न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए से जुड़ते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है क्रोमेटोसोम। ये क्रोमेटोसोम किसको कहते हैं अपन? तो एक लिंकर डीएनए और एक न्यूक्लियोसोम, इस पूरी स्ट्रक्चर को आप कह देते हैं क्रोमेटोसोम। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डीएनए
किसी एक ओक्टामर को लपेटता है, एक न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर आगे जाकर किसी दूसरे ओक्टामर को लपेटता है, एक और न्यूक्लियोसोम बना देता है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं लिंकर डीएनए के थ्रू। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं, और उस लंबी चेन को ही हम कह देते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या हुआ? जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बना देते हैं, उसी चेन को हम कह देते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की यूनिट क्या हुई? न्यूक्लियोसोम। अब इस फोटो को आप जरा ध्यान से देखिए। ये रहा आपका डीएनए जिसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है या फिर 2 नैनोमीटर कह दो। अब यह डीएनए देखिए इस तरीके से इस ओक्टामर को लपेट रहा है और आगे बढ़ रहा है, फिर दूसरे ओक्टामर को लपेट रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं? एक क्रोमेटिन बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ का जो डायमीटर होता है, न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 11 नैनोमीटर। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम की जो चेन होती है, यह चेन कंडेंस होना चालू करती है। कंडेंस का मतलब होता है पास पास आना। तो देखिए ये ये न्यूक्लियोसोम की जो लंबी चेन होती है, अब ये कंडेंस होती है। तो देखिए ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम सभी एक दूसरे के पास पास आ गए। साथ में यह न्यूक्लियोसोम की जो चेन होती है, कंडेंस होने के साथ साथ कोइल भी होती है। और कोइल किस तरीके से होती है? कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कोइल होती है और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को आप क्या कह देते हो? सोलेनॉइड। तो देखिए न्यूक्लियोसोम की जो लंबी चेन है वो कंडेंस हुई और इस तरीके से कोइल्ड हो गई। तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरीके का, और इस स्ट्रक्चर को आप कह देते हैं सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड का डायमीटर आपको दे रखा है 30 नैनोमीटर। ठीक है। अब इस सोलेनॉइड को, ये तो सोलेनॉइड का साइड व्यू है। इस सोलेनॉइड को आप यहाँ से देखोगे तो ये सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सोलेनॉइड का ये फ्रंट व्यू है। सोलेनॉइड के प्रत्येक टर्न पर टोटल आपको 6 न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे होंगे। ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, 3, 4, 5 और 6। तो ये एक टर्न पर कितने न्यूक्लियोसोम हैं? 6 न्यूक्लियोसोम हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे टर्न होते हैं और इस तरीके से ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर यहाँ बन जाती है। ये बीच में ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो सोलेनॉइड का आपको मैंने साइड व्यू बता दिया और ये फ्रंट व्यू बता दिया इधर से। अब क्या होता है, ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड इस तरीके से लूप बना लेती है। भाई 6 फीट डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर बिठाना है तो उस डीएनए को बार बार कोइल करना पड़ेगा, बार बार लूप बनाने पड़ेंगे। तो वही तो हो रहा है। अब ये सोलेनॉइड क्या करेगा? इस तरीके से लूप बनाएगा। ये देखो, जब ये लूप बना देगा और इसका डायमीटर देखो, जब कोई चीज़ हम छोटी करते हैं तो उसका लंबाई जरूर कम होती है पर डायमीटर तो बढ़ता है ना। तो अब जब ये सोलेनॉइड क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा तो इस क्रोमेटिन फाइबर की जो डायमीटर हो जाएगी वो होगी 300 नैनोमीटर। तो सोलेनॉइड ने इस तरीके से कोइल करके लूप बनाए और इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे क्रोमेटिन फाइबर। इसका डायमीटर हो गया 300 नैनोमीटर। अब ये जो लूप होते हैं ये और ज़्यादा कंडेंस हो गए। मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पास पास आ गई। ये देखिए, और इतने ज़्यादा कंडेंस हो गए कि डायमीटर 300 से कितना हो गया? 700 नैनोमीटर। अब इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे क्रोमेटिड। ठीक है, और यही क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। ये देखिए, आपको मालूम है मेटाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होती है
और प्रत्येक क्रोमेटिड को यदि आप डिटेल में देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब सवाल ये आता है कि यहाँ तो एक ही क्रोमेटिड है, तो क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड क्यों होती है? आपको मालूम है ये क्रोमोसोम की ये वाली स्ट्रक्चर आपको मेटाफेज स्टेज में दिखती है, और मेटाफेज के पहले एस फेज आता है, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है इसलिए मेटाफेज में जो क्रोमोसोम दिखते हैं आपको वो कैसे दिखते हैं? दो क्रोमेटिड वाले दिखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड बनाई हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि डीएनए किस तरीके से न्यूक्लियोसोम, फिर सोलेनॉइड, फिर क्रोमेटिन फाइबर और इस तरीके से कंडेंस और कोइल्ड होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, और यह क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर अब आसानी से समाहित हो सकते हैं। आइए इसी चीज को हम एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए आप, ये रहा आपका डीएनए। इस डीएनए ने इस तरीके से ऑक्टामर को लपेटा, ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हो गए। अब ये सभी न्यूक्लियोसोम आगे जाकर क्या बना देते हैं? इस तरीके से सोलेनॉइड बना देते हैं। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 से 11 नैनोमीटर, सोलेनॉइड का डायमीटर 30 नैनोमीटर। अब ये सोलेनॉइड इस तरीके से लूप्स बनाते हैं, डायमीटर बढ़ जाता है 300 नैनोमीटर, और यह लूप आगे जाकर क्या बना देते हैं? क्रोमेटिड बना देते हैं, और यह क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का हिस्सा होती है। अब क्योंकि मेटाफेज क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होती है और प्रत्येक क्रोमेटिड का डायमीटर 700 नैनोमीटर होता है, तो मेटाफेज में जो दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 1400 नैनोमीटर। आइए इस ही चीज को एक बार और एक और डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आप, ये रहा आपका डीएनए। डीएनए ने क्या करा? ऑक्टामर के आसपास अपने आप को लपेट लिया, क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। ये बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियोसोम की चेन बन गई। इस न्यूक्लियोसोम की चेन ने सोलेनॉइड बनाया। ये सोलेनॉइड इस तरीके से लूप बनाना चालू करता है। यहाँ पर ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक प्रोटीन होता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन। इस स्कैफोल्ड प्रोटीन पर यह सोलेनॉइड इस तरीके से लूप बना लेता है, और फाइनली ये पूरी स्ट्रक्चर वापस से इस तरीके से कोइल हो जाती है। और इसी चीज़ को आप सेल के इंटरफेस के दौरान देख सकते हैं। इंटरफेस के दौरान हम कहते हैं ना कि सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, वो यही होता है। फिर हम कहते हैं कि यहीं से अब ये चीज़ कंडेंस होकर मेटाफेस पर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है क्रोमोसोम के रूप में। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्रोमेटिन क्या होता है। कोई सी भी स्ट्रक्चर हो, यदि वो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बनी है तो उस स्ट्रक्चर को आप क्रोमेटिन कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, डीएनए और हिस्टोन है तो न्यूक्लियोसोम भी एक क्रोमेटिन है, सोलेनॉइड भी एक क्रोमेटिन है, ये चीज़ भी क्रोमेटिन कहलाएगी। ठीक है, तो यदि क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम के रूप में प्रेजेंट है तो उसका डायमीटर 11 नैनोमीटर होगा। क्रोमेटिन सोलेनॉइड के रूप में प्रेजेंट है तो उसका डायमीटर 30 नैनोमीटर होगा। क्रोमेटिन क्रोमेटिड के रूप में प्रेजेंट है तो उसका डायमीटर 700 नैनोमीटर होगा। और इस तरीके से एक कंप्लीट मेटाफेजिक क्रोमोसोम का डायमीटर 1400 नैनोमीटर होता है। तो देखिए आप, डीएनए किस तरीके से कंडेंस और कोइल होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से 6 फीट का डीएनए उस छोटे से 6 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले न्यूक्लियस में समाहित हो जाता है। डीएनए का इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बनाना, फिर सोलेनॉइड बनाना, फिर क्रोमेटिन बनाना, फिर क्रोमेटिड बनाना, फिर क्रोमोसोम बनाना, इसी चीज़ को हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी डीएनए पैकेजिंग पढ़ाया है, आइए इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए आपको मैं एक एनिमेशन बताता हूँ। आइए हम डीएनए पैकेजिंग को इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ये देखिए आपका, ये 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। ये डीएनए
ये देखिए ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गए, ये H1 हिस्टोन हो गया। देखिए ये डीएनए किस तरीके से ऑक्टामर को लपेटता है। ये देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का ये डीएनए लिंकर डीएनए हो गया और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए H1 हिस्टोन यहाँ जुड़ गया। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर। अब देखिए ये न्यूक्लियोसोम की लंबी चेन इस तरीके से फोल्ड हुई। ये एक टर्न में टोटल 6 न्यूक्लियोसोम हैं। इस तरीके से बहुत सारे टर्न बनते जाएंगे। तो इस तरीके से ये सोलेनोइड का साइड व्यू है। ये देखिए ये एक लंबा सोलेनोइड बन जाएगा जिसके प्रत्येक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम होंगे। अब ये जो सोलेनोइड है आपको मालूम है क्या करेगा, लूप बनाएगा। ये सोलेनोइड 30 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। ये रहा स्कैफोल्ड प्रोटीन। अब इस सोलेनोइड ने क्या करा, इस तरीके से लूप बनाने चालू करे। तो अब जो स्ट्रक्चर बनी इसका डायमीटर हो जाएगा 300 नैनोमीटर। अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से वापस से कोइल होना चालू कर देगी और इसका डायमीटर अब हो जाएगा 700 नैनोमीटर और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमेटिड। तो ये क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड हुई, पर हमें मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड दिखती है। क्यों? क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से एक क्रोमेटिड का डायमीटर 700 नैनोमीटर। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड होती है वो उस मेटाफेजिक क्रोमोसोम का डायमीटर बना देती है 1400 नैनोमीटर। तो इस तरीके से ये हुई डीएनए की पैकेजिंग। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। बी कॉन्शियस, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू।